अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। थैंक यू। आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो सुपरस्टार हैं, लेकिन उनमें सुपरस्टार वाले नखरे नहीं हैं। एंट्री भी सुपरस्टार जैसी नहीं मारते। वो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब अवार्ड्स मिलते हैं तो अवार्ड लेने नहीं जाते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली आमिर खान। और आज के हमारे शो में हमारे जज भी बहुत खास हैं। भारतीय सेना के पराक्रमी सोल्जर हैं, भारतीय सेना के रणनीतिकार रहे हैं। प्लीज वेलकम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर रॉय। आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा सुपरस्टार आमिर खान पर। पहला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार आमिर खान पर इल्जाम है कि ये देशभक्त नहीं हैं। आमिर, जब भी आपकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो फिर आपकी देशभक्ति पर सवाल उठते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल लिखा जा रहा है कि पहलगाम में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, मजहब पूछकर लोगों को गोली मारी गई, आमिर खान चुप रहे। ये जो हादसा हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर, ये इतना घिनौना एक्ट है, इतना घिनौना एक्ट है। इसमें आप उनकी कावर्डिस देखेंगे। ये जो बुज़दिल लोग हैं वैसे वही ऐसा करते हैं कि आतंकवादी जो हैं वो हमारे देश में घुस के आम नागरिकों पे गोली चला रहे हैं, परिवार के लोगों पर गोली चला रहे हैं। वहाँ पे मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, और उनका मजहब पूछ के उन पे गोली चला रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इस पे मैंने बोला भी है। अब होता क्या है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो जैसे चीज़ें होती हैं तो लोग एक एक सेकंड में चीज़ें बोलते रहते हैं। मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, और मैंने इसके बारे में बात भी की। जब मैं कोई फंक्शन पे गया था, मुझसे पूछा गया था, तो मेरा बहुत ही साफ जवाब था, ये जो हमला है वो सिर्फ हमारे देश के लोगों पर नहीं है, ये हमारी देश की एकता पर भी हमला है। और ये बहुत ही घिनौना काम किया है इन्होंने, जिसके लिए उनको बहुत ही मुंहतोड़ जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग मेरे बहुत ज़्यादा मुझे चाहते हैं, तो वो ये सब चीज़ें फिर बोलने लगते हैं। जो चाहने वाले ये भी कह रहे थे कि जब एयरफोर्स ने एक्शन किया, जब आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया, उसके बाद आपका एक बयान आया, तो लोगों ने कहा कि ज़रूर इसकी कोई फिल्म आने वाली होगी। देखिए, जो हमारे जवानों ने, जो हमारे वीरों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके लिए मैं बोलूं तो कोई गलत चीज़ कर रहा हूं क्या? मैं अपनी उस वक्त मैं फिल्म के बारे में सोचूं या मैं अपने जवानों के बारे में सोचूं? उस वक्त मैं अगर ये सोचूं कि मेरी फिल्म आ रही है तो मैं फिर चुप हो जाऊं, मैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात नहीं कर सकता हूं, ये तो मुझे गलत लगता है। तो मैंने खुल के ये बात कही। लेकिन जब आपने ये कहा, उसके फिर 12 घंटे बाद में ट्रेलर भी रिलीज हो गया। रजत जी, एक्चुअली हमारी फिल्म का ट्रेलर तो बहुत पहले आना था, और वो मैंने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि हमारे देश पे जो हमला हुआ था, तो मैंने फ़ौरन सारी चीज़ें कैंसिल की। मेरा अंदाज़ अपना का मुझे याद है प्रीमियर भी था उस दिन, तो मैंने सारी चीज़ें जैसे ही सारी चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई थी, जैसे हर हिंदुस्तानी के दिल में गुस्सा आया, हमारे दिल को बहुत दर्द पहुंचा, तो वही जज्बात मेरे अंदर भी थे। बल्कि मैं तो कई दिन तक डिप्रेस था, मैं घर से नहीं निकला था। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा ये
एक्सीडेंटल पेट्रियोट हैं। जब लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली थी तब इन्होंने देशभक्ति का एक बयान जारी किया था। जी, अभी लाल सिंह के वक्त तो मुझे याद नहीं है क्या मैंने बोला था। एक तरह से एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यार मेरी देशभक्ति आपको कहाँ नजर आएगी? मेरे काम में नजर आएगी। रंग दे बसंती देखिए, लगान देखिए, सरफरोश देखिए, ये सारी फिल्में आप देखिए। जितनी देशभक्ति की फिल्में मैंने की हैं शायद ही किसी और आर्टिस्ट ने की होंगी। बल्कि एक दफा मैं मनोज जी से मिला था, मनोज कुमार जी, जिनको हम कहते थे भारत, बिकॉज ही वॉज नोन एज अ पेट्रियट। तो मनोज जी ने कहा कि मेरे बाद जो जनरेशन है उसमें अगर कोई मुझे लगता है कि मेरे तरह देशभक्त है और वो देश के लिए कुछ कर रहा है तो वो आप हैं। ये उन्होंने मुझे खुद कहा है, क्योंकि मेरी फिल्में उन्होंने देखी हैं। अब जो आपके चाहने वाले वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि टर्की ने इस पूरे इंसिडेंट में पाकिस्तान का साथ दिया। जी जी। टर्की ने इस देश के साथ दुश्मनी निभाई, पाकिस्तान को ड्रोन दिए और फिर उन्होंने आपकी तस्वीरें छाप दी टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के साथ। जी जी, ये टर्की ने बहुत गलत किया है और हर हिंदुस्तानी को इससे चोट पहुंची है। कुछ साल पहले उनके यहाँ भूकंप आया था, आप लोग को याद है? भूकंप आया था तो उनको सबसे पहले हेल्प किसने दी थी? सबसे पहले हमने, इंडिया ने हेल्प दी थी। हमारे सरकार ने उनको मदद की थी। उस वक्त हमारे सरकार को भी नहीं पता था, जिस तरह मुझे नहीं पता था जब मैं एर्दोगन को मिलने गया था। तो जैसे सरकार को नहीं पता था वैसे मुझे भी नहीं पता था कि 7 साल बाद ये ऐसा करेंगे हरकत हमारे साथ। हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने उनकी मदद की। उनके तकलीफ के वक्त हमने उनकी मदद की है, सबसे पहले हम थे, और उन्होंने हमको ये जवाब दिया। तो ये गलत हुआ है। लेकिन ये फोटो मेरी उस वक्त की थी, तो सरकार भी उस वक्त उनको हेल्प कर रही थी। तो एक और भी फोटो है जी जी, एर्दोगन की वाइफ के साथ। वो तो उससे भी पुरानी बात है। वो तो उससे भी पुरानी बात है। अब देखिए रजत जी, क्या होता है कि मैं एज अ सेलिब्रिटी, एज एन एक्टर, जब मैं किसी और देश में जाता हूं, आई एम लाइक एन एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। तो जब कोई मुझसे बोलता है आप चाय पे आएंगे, तो मेरा नाम बोलना ठीक नहीं लगता। ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत दफा होता है। अब टर्की ने जो किया है बहुत गलत किया है, और ये इससे हर हिंदुस्तानी का दिल दुखा है। हमें बड़ा गुस्सा है कि हमने आपकी मदद की और आपने हमसे। अब लोग तो करें बॉयकॉट टर्की। लोगों ने अपनी ट्रेवल के प्लान जो टर्की जा रहे थे वो कैंसिल करा। बहुत सही किया, बहुत सही किया। हमें बिल्कुल टर्की को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जब वो हम पे हमला कर रहे हैं, जब हमें हमारे पाकिस्तान में को वो मदद कर रहे हैं, जब हमारे साथ टकरार हो रही है तो वो पाकिस्तान की तरफ ले रहे हैं, जबकि हमने उनकी मदद की है। ये क्या बात हुई? ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि आमिर खान अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का आका है उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए। हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले ज़माने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क, आप नाम नहीं ले सकते। क्या आपको पता है कि सरफरोश, जो मेरी फिल्म है सरफरोश, वो पहली फिल्म है इतिहास की जिसमें हमने खुल के पाकिस्तान का नाम लिया है, ISI का नाम लिया है, खुल के। जॉन ने कहा था कि सेंसर ये पास नहीं करेगी, तो मैंने कहा क्यों पास नहीं करेगी? हम उनको समझाएंगे कि जब पार्लियामेंट में अडवाणी जी कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, ISI हमारे साथ खुफिया चीजें कर रही है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है, जब अडवाणी जी हमारे पार्लियामेंट में कह सकते हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो हम क्यों नहीं कह सकते? और उस बेसिस पे हमको परमिशन मिली उस फिल्म में, और वो पहली फिल्म थी जिसमें हमने वो नाम लिया। उसके बाद जितनी फिल्में आई हैं, अब हम पाकिस्तान बोलते हैं या ISI बोलते हैं, लेकिन सरफरोश पहली फिल्म थी। तो जो लोग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता नहीं हूं, मैंने सबसे बड़ा तो पाकिस्तान का मैंने नाम लिया है और किसी ने नाम नहीं लिया है। मुझे ध्यान है उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह को ISI का एजेंट बताया गया था, नाम लेकर कहा था, और जो मिर्ची सेठ का कैरेक्टर आपने दिखाया था, अब वो साबित हो रहा है ऐसे ही लोग करते हैं। हाँ, मतलब देखिए ये बहुत दुख की बात है कि देखिए जो पाकिस्तान जो बदमाशी करता है
और जो गलत काम करता है उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के भी कभी कभी कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, और ये बड़ी दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जो मेरा किरदार था सरफरोश में एसीपी राठौड़, वो सबको पकड़वा देता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, या नसीर का जो किरदार था जो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सब फिल्म वालों को इस बात की चिंता होती है कि हमारी फिल्में पाकिस्तान में भी दिखाई जाएंगी, जी वहां से भी कमाई होगी, जी। तो इसलिए जरा ठंडे रहो, मत ज्यादा बोलो पाकिस्तान के बारे में। आपको पता है सरफरोश के बाद मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए पाकिस्तान से कि आप ये हमारे बारे में क्या दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरी फिल्म दंगल याद है? जब दंगल लगी थी तो डिज्नी वॉज द वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने प्रेजेंट की थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेंसर से हमको रिएक्शन आया है कि आप इसमें जो आखिर में गीता फोगाट जीतती है तो उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये दो चीज़ें निकाल दीजिए, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम निकाल दीजिए और आप इंडियन फ्लैग निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। तो मैंने 1 सेकंड में उनको बोला, डिज्नी वालों को, कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब 1 सेकंड में मैंने, मतलब ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस में फर्क पड़ेगा, हमको नुकसान होगा। ऐसे जो हमसे ये कहेगा कि हमारा इंडियन फ्लैग निकाल दो और जो कहेगा कि हमारा राष्ट्रगान निकाल दो, उनमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे वो धंधा मुझे चाहिए ही नहीं। सबसे ज्यादा धंधा आपको अगर कहीं से मिला है, पैसा कमाई हुई है, वो चाइना से हुई है? नहीं नहीं नहीं, इंडिया से हुई है। मेरी सबसे ज्यादा कमाई इंडिया से हुई है। चाइना में एक फिल्म मेरी बहुत चली है, दंगल। 2 फिल्में, एक सीक्रेट सुपरस्टार और एक दंगल, लेकिन मेरी कमाई तो यहीं से भाई। चाइना में बहुत बड़ा स्टार आपको माना जाता है। जी जी, वो मेरी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं जी। तो आप तो चाइनीज जैसे दिखते भी नहीं हैं। आजकल लोग पूछ रहे हैं कि भाई टर्की दुश्मन वहां ये गए थे, चाइना ने पाकिस्तान से सपोर्ट किया, ये चाइना में ही बड़े स्टार हैं। अब मैं क्या करूं? उस वक्त जब दंगल लगी थी, सीक्रेट सुपरस्टार लगी थी, तब तक तो हमारी कोई तकलीफ भी नहीं थी चाइना के साथ। चाइना के साथ हमारी दोस्ती थी। और चाइनीज गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया, नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। हाँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। लेकिन आप ये सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा नेशनल ट्रेजर ऑफ चाइना, उन्होंने कहा नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। तो वो भी मानते हैं कि मैं इंडिया का नेशनल ट्रेजर। लेकिन चाइना तो आजकल हमारा दुश्मन बना हुआ है ना। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारे खिलाफ होगा, मैं हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहूंगा, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा रहूंगा और हमारे देश के साथ खड़ा रहूंगा। आज देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई उन्होंने हमारे इनोसेंट सिविलियंस को एक टेररिस्ट एक्ट से मारा है। यह पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि पहल उन्होंने की है, उन्होंने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है। यह कोई तरीका है? यह इंसानियत पे हमला है। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी मजहब यह नहीं कहता कि आप इनोसेंट लोगों को मारो। और ये टेररिस्ट जो कर रहे हैं, मैं उनको इस्लामिक मानता ही नहीं हूं। मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता हूं, क्योंकि इस्लाम में लिखा है कि आप जब आप किसी भी इनोसेंट आदमी को नहीं मार सकते, आप औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते, आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते। ये सारी चीजें हमारे मजहब में है, इस्लाम में है। तो ये जो कर रहे हैं वो मजहब के खिलाफ जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो। जनता में से एक जो सवाल हम ले सकते हैं, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारे इंडियन एयरफोर्स ने लाइक वी सेड कि पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस्ड कैंप्स उड़ा दिए थे। हाँ। एंड इसमें सर हमें बहुत गर्व फील हुआ था। बिल्कुल। बट उस टाइम आपको क्या महसूस हुआ, आपने क्या फील किया? मुझे वही फील हुआ जो आपको फील हुआ। आपको बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर, मुझे बड़ा गर्व है। तो आपको नहीं लगता कि वहां जाके बॉर्डर पर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए? मैं गया हूं, शायद आप लोगों को पता नहीं है ये बात,
जब कारगिल का युद्ध हुआ था और हम जीते थे कारगिल का युद्ध, तो मैं इकलौता इंसान था जो, मुझे याद है, मुझे नहीं पता और कोई गया कि नहीं। उसके बाद मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, मैंने 8 दिन बिताए कारगिल में। मैं ले में लैंड हुआ हूं सर, मैं ले में लैंड हुआ हूं और वहां से लेके श्रीनगर तक जो सड़क जाती है, फॉर 8 days आई वॉज ऑन द रोड, और मैं हर रेजिमेंट से मिला हूं। मैं असम राइफल से मिला हूं, राजपूताना राइफल से मिला हूं, लद्दाख स्काउट से मिला हूं, जितने, मतलब अभी तो सारे रेजिमेंट्स के मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन जितने रेजिमेंट्स थे उस 8 दिनों में मैं सिर्फ जवानों से मिला हूं, और मैंने उनकी हौसला अफजाई मैं करने गया था कि आपने युद्ध हमारे लिए जीता है, आपने हमारी हिफाजत की है, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ये मैंने किया है। मैं शायद इकलौता हूं, और कोई गया है भाई, मुझे बताइए। और आपको नहीं, याद है कई कोई लोग गया? गए हैं वहां पर, उन्होंने गाना गाया, डांस किया, फिर वापस आ गए। लेकिन जब आप गए थे तब की मुझे शिकायत याद है। जी। मुझे कहा गया कि आप ऑफिसर से नहीं मिले। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट थी रजत जी, आर्मी के हाई कमांड से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये 8 दिन बिताऊंगा, जवानों के साथ बिताऊंगा। तो ऑफिसर तो जाहिर है वह रहेंगे वहीं, लेकिन मुझे पूरा वक्त जवानों के साथ गुजारना है। तो इसीलिए मैंने ये एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं सिर्फ जवानों के साथ गुजारना चाहता हूँ, उसके साथ ऑफिसर्स भी हम लोग साथ रहेंगे। और अभी मैं वो बात फिर आई दिमाग में, फिर चली गई। गजनी हो गया यार। चलिए वो बात मुझे आएगी दोबारा। 8 लेकिन दिन आप रहे, जी, मैं जवानों 8 के दिन साथ रहा। रहे। हाँ। और कारगिल के अलग हाँ, मुझे याद है। मुझे याद है। देखिए ये बहुत बड़ी बात सर, मैं ये बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं और आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैं गया था वहां पे उनकी हौसला अफजाई करने। 8 दिन मैं जब रहा उनके साथ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो हमारे जवान हैं, उनको हौसला अफजाई की जरूरत ही नहीं है। वो इतने मुश्किल टेरेन में रहते हैं, इतने मुश्किल टेरेन में उनका काम है, और उस मुश्किल टेरेन में वो हमारा डिफेंस करते हैं। लेकिन उनका जो हौसला है वो इतना कमाल का है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, बिल्कुल वो एकदम कॉन्फिडेंट हैं और एकदम खुश हैं। तो उनका जो मोराल, मुझे लगा मैं मोराल बूस्ट करने जा रहा हूं, नहीं, उन्होंने मेरा मोराल बूस्ट किया। Am I right, sir? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ। क्योंकि जो देशभक्ति है वो दिल से होती है, बिल्कुल दिमाग से नहीं होती है। और आपका जो ऑडियंस कनेक्ट है जी, वो दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे बड़ा किसी को देशभक्ति का क्या प्रूफ चाहिए कि एक इंसान का 140 करोड़ लोगों से दिल का कनेक्ट। और वहां मैं 8 दिन में था, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं उनके साथ, मैंने खाना खाया, मैं उनके साथ बैठा, मैं उनकी जिंदगी के बारे में पूछा। एक तो मैं एकदम बॉर्डर पे बंकर में मैंने रात बिताई है। रात मैंने बिताई है, 6 या 8 वहां पे सोल्जर्स थे, तो मैंने रात भर वहां बॉर्डर पे एक बंकर में मैंने रात बिताई है। आई डोंट थिंक किसी ने ऐसा किया। अब क्या है ये आप पूछ रहे हैं रजत जी, तो मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन क्या अच्छा लगता है कि मैं जगह जगह जाके बोलूं कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया? मेरा वो नेचर ही नहीं है। मैं अपने दुनिया में रहता हूं, मैं काम करता हूं, मैं बोलता नहीं हूं। तो लेकिन आप अब सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, और ये अच्छा हुआ आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं, मुझे भी याद आ रहा है। मुझे तो आदत सी हुई है सवाल पूछने की। नहीं, और बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं आप। मुझे आपका शो बड़ा पसंद है, बड़ा मजा आता है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार आमिर खान पर आरोप है कि ये धर्म का मजाक उड़ाते हैं। आमिर, जब भी आपकी कोई नई फिल्म आने वाली होती है तो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में शिवजी अवतार लेते हैं। जी
लोग उनकी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, जी, जी। पीके का वो सीन पोस्ट करते हैं, कहते हैं देखिए आमिर खान ने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, शिव जी को दौड़ते हुए दिखाया, बाथरूम में दिखाया। जी नहीं, देखिए ये गलत कहते हैं वो। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और हम हर धर्म की बड़ी इज्जत करते हैं, और जो धार्मिक लोग हैं उनकी भी हमारे दिल में बेहद इज्जत है। वो फिल्म सिर्फ हमको एक ही चीज़ बता रही थी कि जो लोग धर्म का गलत फायदा उठाते हैं और आम इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं और उससे पैसे ऐंठते हैं, अलग अलग चीज़ें करवाते हैं, उससे बचने के लिए वो फिल्म थी। और ऐसे लोग आपको हर धर्म में मिलेंगे। तो ये फिल्म का एक ही पर्पस था कि भाई जो लोग गलत कर रहे हैं उनसे बच के रहो। धर्म के खिलाफ नहीं है वो फिल्म। तो ट्रोल्स ने काफी बदनाम किया पीके को। पीछे पड़ गए हैं रजत जी, कुछ करिए ना आप उनका। हाँ, उनको जवाब तो ऑडियंस देती है ना। बल्कि मैं ट्रोल्स को ये कहूंगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मैं बाकी इंडस्ट्री का नहीं कहूंगा, चलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप ढूंढ लीजिए, या चलिए पूरे देश में ढूंढ लीजिए, आपको कितने ऐसे लोग होंगे जो मैंने अपने हर काम में किए। मैंने सोशल फिल्में की हैं, मैंने सत्यमेव जयते किया है, मैं पानी फाउंडेशन कर रहा हूं। कौन ऐसा कर रहा है? मुझे एक नाम बता दीजिए, चलिए एक नाम बता दीजिए। और ये मैं 1 महीने नहीं कर रहा हूं, 2 महीने नहीं कर रहा हूं, 1 साल नहीं कर रहा हूं, शुरुआत से अभी तक मुझे 35 साल हो गए। तो मेरी जो ऑडियंस है, जो रियल ऑडियंस है मेरी, उनको बिल्कुल पता है कि आमिर क्या है, उनको कोई सफाई की जरूरत नहीं है। देखिए ट्रोल्स कहते हैं आप लव जिहाद करते हैं। अरे बाप रे। वो कहते हैं पीके में आपने जस्टिफाई किया एक हिंदू लड़की एक पाकिस्तानी मुसलमान के साथ शादी करे। जी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब भी कोई लोग 2 धर्म के एक साथ आते हैं, उनके मन में प्रेम होता है, वो शादी करना चाहते हैं, हर दफा वो लव जिहाद नहीं होता। 2 अलग अलग धर्मों के लोगों का मन कभी एक हो जाता है, और ये इंसानियत की बात है। हर दफा ये लव जिहाद नहीं होता। तो जब 2 मन मिलते हैं तो फिर ये चीज इंसानियत हो जाती है, धर्म के ऊपर हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, मेरी बहन निखत, उनकी शादी हुई है संतोष हेगड़े के साथ, वो हिंदू हैं, तो इसको आप लव जिहाद कहेंगे? मेरी छोटी बहन फरत, उसकी शादी हुई है राजीव दत्ता के साथ, वो हिंदू हैं, मेरी बहन मुस्लिम है, तो उसको आप लव जिहाद कहेंगे? मेरी बेटी आयरा, अभी कुछ वक्त पहले उसकी शादी हुई है नुपुर के साथ। लव इज द बिगेस्ट थिंग ऑन अर्थ। वो तो ये कहते हैं कि आमिर खान की पहली वाइफ का नाम रीना, जी जी, दूसरी का नाम किरण, आने वाली का नाम गौरी। लेकिन ये सब देवियों के नाम हैं। जी जी, लेकिन बच्चों के नाम जुनैद खान, इरा खान, आज़ाद खान। जी, ये जो मेरे बच्चों के नाम जो रखे हैं, ये मेरी बीवियों ने रखे हैं, इसमें मेरा कोई दखल अंदाज नहीं था। आप भी हस्बैंड हैं, आपको पता चल, आप मेरी बात पे सहमत होंगे कि हस्बैंड्स की चलती नहीं भाई। तो वो वाइफ तय करती है कि भाई बच्चे का नाम क्या होगा। तो रीना ने तय किया है जुनैद का नाम और आयरा का नाम। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आयरा जो है इज अनदर नेम फॉर सरस्वती। ईरावती सुना है आप लोगों ने? तो उसका शॉर्ट फॉर्म है ईरा, बट रीना वांटेड टू प्रोनाउंस इट आयरा। अब ये सारी रीना की चीजें हैं, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये नाम होगा। मेनका गांधी की किताब है बुक ऑफ हिंदू नेम्स, वहां से आयरा का नाम आया है। तो आयरा का नाम जो है इट्स अनदर नेम फॉर सरस्वती। आज़ाद जो किरण ने नाम रखा, वो उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि हम मौलाना आज़ाद के फैमिली से हैं और उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी देश की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बाकी देश के साथ उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर, नेहरू जी के साथ, गांधी जी के साथ, पटेल साहब के साथ, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो किरण ने बोला कि हम आज़ाद का नाम, हमारे बच्चे का नाम उन पे रखते हैं। लेकिन आज़ाद मुसलमान नाम नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद सुना है आपने? तो वो भी तो हमारे, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। तो आज़ाद का कोई रिलीजन नहीं है, इट इज़ अ न्यूट्रल नेम। अब तो ये नाम तो मैंने रखे भी नहीं है।
दूसरी तरफ के लोग हैं जी जो इस्लामिक ट्रोल जिन्हें हम कह सकते हैं, जी वो कहते हैं कि बहनों की शादी हिंदुओं से की, जी जी बेटी की शादी हिंदू से की, जी। ये तो काफिर निकला। अभी देखिए, चक्कर ये है कि दोनों तरफ के ट्रोल्स जो है मुझे अटैक करते हैं। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, तो दोनों को लगता है मैं गलत हूं। जब दोनों तरफ के ट्रोल्स को लगता है मैं गलत हूं, तब हम सबको समझ जाना चाहिए कि मैं सही हूं। जो मुस्लिम सपोर्टर ट्रोल्स हैं जी, वो ये कहते हैं कि गजनी तक तो ये ठीक था, उसके बाद ये भूल गया कि ये मुसलमान है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं मुसलमान हूं और मुझे बड़ा गर्व है कि मुसलमान हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। जैसे आपने सत्यमेव जयते किया, जी 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 आप वो कहते हैं इसमें सिर्फ हिंदुओं की कुरीतियां, हिंदुओं की प्रॉब्लम्स उठाई, इसमें मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं और नहीं बहुत नहीं। पैसे कमाए उससे। अरे एक तो मैंने पैसे कमाए नहीं, मैंने गंवाए। क्योंकि अब ये अच्छा नहीं लगता है बोलना, मैं अपने, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल ही देता हूं कि मैंने वो शो करने के लिए मेरे जितने एड्स थे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, टर्मिनेट किया। बहुत बड़ी रकम थी। ये सब चीज़ें मैं, मतलब जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरी अम्मी ने जो सिखाया, मैं ये सब बोलना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन बहुत बड़ी रकम थी। जो रकम मुझे उस शो में काम करने के लिए मिल रही थी, उससे कुछ 6-7 गुना बड़ी रकम थी जो मैंने गंवाई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ये। और मेरे जो आसपास के जो मेरी टीम है वो बहुत नाखुश थी मुझसे कि आप अपना नुकसान करा रहे हैं। एक तो आप फिल्में नहीं करते, ऊपर से आप शो कर रहे हो जो मतलब गेम शो नहीं है, आप सोशल मैसेजेस का शो कर रहे हो, ऊपर से आप अपने पैसे गंवा रहे हो, आप अपने पैसे लगा रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं अब शो की बात करता हूँ। शो पे हमने समाज की विषयों पे हमने रोशनी डालने की कोशिश की है। हमने खुद समझने की कोशिश की है कि हमारे समाज में क्या क्या तकलीफें हम सामना करते हैं। आप हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे, वो दोनों चीज़ें आप, हम तो एक ही देश में रहते हैं, हम एक ही समाज में रहते हैं। तो जो चीज़ें समाज में हमें तकलीफ देती हैं, तो वो हिंदुओं को भी देती हैं, मुसलमानों को भी देती हैं, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको वो तकलीफें होती हैं। तो उस शो में बल्कि मेरे ज़्यादातर टॉपिक्स थे, आई थिंक ऑन विमेंस इश्यूज़ काफ़ी टॉपिक्स थे। तो वो तो दोनों मज़हब के विमेंस में वही इश्यूज़ हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए, ये सारी चीज़। तो उस शो में तो ऐसा बिल्कुल धार्मिक तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, अब ये तो लोग सोचेंगे कि ये कैसा आदमी है कि ये अच्छी भली। अच्छा, मुझे अच्छा याद आया, आपने देखिए सॉरी आपने वो फिल्म देखी है सीक्रेट सुपरस्टार? वो उनका मजहब क्या है फिल्म में, जरा बताइए मुझे। तो मैं क्या कह रहा हूं फिर? ऐसा कुछ नहीं है। हम कहानियां बनाते हैं और हम सामाजिक टॉपिक्स पे मैं एक्चुअली कहानी बताता हूं। मेरे ज्यादातर हर फिल्म ऐसी नहीं है, ज्यादातर मेरी फिल्में सोशल थीम्स पे होती हैं। और वो क्यों होती हैं? मैं भी सिंगिंग एंड डांसिंग कर सकता हूं, मेरे फिल्मों भी आइटम गाने हो सकते हैं, मैं भी सिर्फ एक्शन फिल्में कर सकता हूं। किसी ने मुझे रोका है? मुझे तो सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सारा, मैं जो फिल्म करना चाहूं कर सकता हूं। फिर भी मैं सामाजिक फिल्म क्यों चूज करता हूं? क्योंकि मेरे दिल में हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत प्रेम है और मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो। तो मैं तारे ज़मीं पर बना रहा हूं। जब मैं तारे ज़मीं पर बना रहा हूं, मेरे आसपास के लोग मुझे कहते हैं आप क्या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ये क्या है, कौन देखेगा? और आप इंटरवल के बाद आ रहे हैं फिल्म के अंदर, तो ये फिल्म तो आपकी नुकसानदेह होने वाली है, कोई नहीं देखेगा, फ्लॉप हो जाएगी। बट मुझे बनानी है वो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोचिए, लाखों बच्चे हमारे देश में हैं जो आज तक सफ़र करते थे, परेशान होते थे, उनको डांट पड़ती थी, उनको मारा जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी कि भाई ये हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे माँ बाप का सवाल है। माँ बाप को भी पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे को तकलीफ है, उसको डांट की ज़रूरत नहीं, उसको मेरे मदद की ज़रूरत है। तो ये तो मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ।
आप समझ रहे हैं? जावेद अख्तर कहते हैं कि किसी फिल्म को फ्लॉप करने के लिए उसमें जो जो कुछ चाहिए होता है वो आप अपनी फिल्मों में डालते हैं, उसके बाद भी वो फिल्में सुपरहिट हो जाती हैं। हाँ, मुझे याद है जावेद साहब ने लगान के वक्त हमें बहुत बोला था कि ये फिल्म मत बनाइए, ये कामयाब नहीं होगी। और मतलब एक आध घंटे तक तो उन्होंने हमको नसीहत की थी, हमें समझाया था कि ये फिल्म मत बनाइए, कामयाब नहीं होगी। लेकिन मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, लगान। जो कहानी थी मुझे बेहद पसंद थी, तो हमने तो बना ही दिया। लेकिन देखिए, ये जावेद साहब का बड़प्पन है, ये जावेद साहब का बड़प्पन है कि वो ये चीज़ पब्लिकली भी बोलते हैं कि मैंने आमिर को रोका था, लेकिन आमिर नहीं सुना, उसने बनाई और देखो कितनी कामयाब हुई। तो जी हाँ, वो एक दफ़ा ऐसा हुआ है। नहीं, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। एक और सवाल ले सकते हैं हम ऑडियंस में। जी जी जी। मेरा आपसे सवाल है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बॉयकॉट की कॉल करते रहते हैं, क्या आपको उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? मुझे लगता है कि जो मेरी देश की जनता है वो मुझे खूब जानती है। ट्रोल्स कोशिश करते हैं, अपना कष्ट करते हैं वो कोशिश, तो मेरी ऑडियंस पे मुझे पूरा भरोसा है। और अच्छी बात यह है कि चाहे वो पीके हो, चाहे वो दंगल हो, बहुत बार ट्रोल किया, लेकिन आपकी ये फिल्में हिट हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे पूरी तरह जानती है और मुझे अपनी ऑडियंस के साथ मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है। और ये रिश्ता सिर्फ फिल्मों से नहीं है, ये रिश्ता है जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी भी जी है। हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई, किससे नहीं होती हैं, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार आमिर खान पर इल्जाम है कि ये हर किसी से झगड़ा करते हैं। आजकल बहुत चर्चा है आपके झगड़ों की। किरण राव से आपने झगड़ा कर लिया, कई कई दिन तक बात नहीं की। जी जी जी, एक्चुअली ये झगड़ों की बात नहीं है। मैं झगड़ा बहुत कम करता हूँ लोगों से, मेरा नेचर ही नहीं है मैं किसी से झगड़ा करूँ। जब कोई मुझे हर्ट करता है ना, जब मेरा कोई दिल तोड़ देता है, दिल दुखा देता है, तो मैं एकदम साइलेंट हो जाता हूँ। जैसे कि कोई स्टील की दीवारें मेरी चारों तरफ आ जाती हैं, गिर जाती हैं, और मैं अब उसके बाद जिस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ, मैं उसकी बात ना सुनता हूँ ना जवाब देता हूँ, मैं एकदम आइसोलेट कर देता हूँ अपने आप को। तो इतना ज़्यादा दर्द होता है मुझे, इतना ज़्यादा हर्ट होता है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ कि वो मुझसे बात कर रहा है। मैं उसके आगे फिर मैं एकदम कट ऑफ हो जो बोलता ना, कट ऑफ हो जाना, उसको मौका ही नहीं देता हूँ मैं। और ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, मैं भी मानता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, इंसान से ही गलती होती है, और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आपका अगला इल्ज़ाम आए बड़े अटैकिंग मोड में होते हैं रजत जी। वो बिल्कुल छोड़ते नहीं है, टक 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 हर तरफ से। तो ये बात सही है कि मैं बड़ा, इसको मैं कहूँगा इमेच्योर, ये बचपना है कि आपके दोस्त के साथ आपका किसी पॉइंट पे कुछ झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, तो आपने अभी 7 साल बात नहीं की उससे। ये मेरा जूही चावला से 7 साल बात नहीं। जी, जूही के साथ मैंने 7 साल बात नहीं की। तो ये बचपना है, ये ईगो है, इसमें ईगो आ जाता है कि मैं ही सही हूं, उसने गलत किया, अब मैं उसको माफ भी नहीं करूंगा, ये गलत है। तो मैं मानता हूं कि ये गलती मेरे में थी, और फिर मैं थेरेपी भी मैंने शुरू की कई साल पहले। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने आप के बारे में समझ में आई कि मैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सख्त, जजमेंटल, अनफॉरगिविंग, कि आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत हैं, और मुझे ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई हैं। मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा है कि आपको नींद बहुत गहरी आती है, और आप एक बार सो जाएं तो आपको जगाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या ये सही है सर? ये बिल्कुल सही है। मुझे मेरे दोस्त यार, फैमिली के लोग सब मुझे कुंभकर्ण बुलाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा मैं सो जाऊं तो फिर मुझे उठाना बहुत मुश्किल है। और ये बात भी सही है कि मैं बहुत ज़्यादा घंटे जाग के काम भी कर सकता हूं, लेकिन एक दफ़ा मैं सो गया, फिर उसके बाद मुझे उठाना मुश्किल है। जब मैं बिस्तर पे सोता हूं तो सिरहाने जो टेबल है उस पर एक वाटर स्प्रे रखा है, जो हम लोग मेकअप में वाटर स्प्रे यूज़ करते हैं, तो वो परमानेंटली मेरे साइड में रहता है
क्योंकि जब मुझे सुबह में, मैं खुद तो उठता नहीं हूँ, मुझे अलार्म सुनाई नहीं देता है, मैं अपनी नींद में झूठ बोलता हूँ। जब मुझे उठाया जाता है कि भाई तुम्हारा काम है, उठो 6 बजे की शूटिंग है, तो नींद में मैं कहता हूँ नहीं नहीं वो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया, सोने दो। ये 3-4 दफ़ा हुआ है रजत जी। मैंने उन रीना को बोला है कि मेरी शूटिंग कैंसिल हो गई है, मुझे सोने दो, तो उन्होंने सोने दिया। ये एक दफ़ा यश जी के साथ हुआ। यश चोपड़ा नंबर 1 डायरेक्टर, उनके साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा था परंपरा। तो यश जी ने कहा कि कल हम शूटिंग, एक फ़ोटो सेशन करना चाह रहा हूँ मैं, शूटिंग 1-2-3 महीने के बाद है, तो एक लुक का हम फ़ोटो सेशन कर लें, आपका लुक कैसे आएगा, तो कल 11 बजे आप आ जाओ, हम फ़ोटो सेशन करते हैं। तो मैंने कहा यश जी सॉरी, कल मेरी शूटिंग है, तो 11 बजे नहीं आ पाऊँगा मैं सुबह 7 बजे आता हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी हो जाएगा यार, 7 बजे फ़ोटो सेशन के लिए तुम इतना जल्दी उठाओगे मुझे? मैं यश जी प्लीज़ मेरा काम है। तो मैं 7 से 9 2 घंटे आपके लिए फ़ोटो सेशन कर लूँगा, और 9 बजे की शूटिंग है, तो मैं 9 निकलूँगा, 10 बजे पहुँच जाऊँगा, तो 1 घंटा शूटिंग पे लेट पहुँचूँगा। और मैंने मंसूर की शूटिंग थी, मेरे जो भाई हैं, तो मैंने उनसे परमिशन ले ली थी कि भाई यार 1-1.5 घंटा मैं लेट आऊँगा, तो ज़रा सामान लेना। तो उसने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन मैं उठा 11:30 बजे थे, और मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने डांट लगाई जो मेरा बॉय था उसको। मैं बोला यार अजीब आदमी हो यार, 11:30 बज गए हैं यार, मुझे 7 बजे पहुंचना था, और वो भी यश चोपड़ा के लिए। मैं पहली दफा उनके साथ काम कर रहा हूँ, वो क्या सोचेंगे। और जो अगला जो शूटिंग है मंसूर की, वो मुझे 10 बजे पहुंचना था। अब आप लोग मुझे 11:30 बजे उठा रहे हो। तो रीना ने बोला शट अप। रीना ने मुझे डांट लगाई, तो मैं चौंका, मैं बोला क्या हुआ? तो रीना ने कहा भाई हमने आपको 5 बजे उठाया था, जो आपने वक्त दिया था उठाने का, और जब हमने 5 बजे उठाया तो आपने कहा कि नहीं फ़ोटो सेशन कैंसिल है। मैंने कब कहा ये? अच्छा, अब मैं एकदम शॉक्ड होके यार मैं तो सो रहा था, मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप सो रहे थे लेकिन आपको उठाया तो आपने कहा कि कैंसिल, ऐसे कैसे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? उसने कहा आपने झूठ बोला है, आपने कैंसिल बोला क्या, तभी तो हमने नहीं उठाया आपको, और आपने तो ये भी बोल दिया कि शूटिंग भी कैंसिल है, दिन भर सोने दो। तो वो पहली दफा था जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं नींद में भी झूठ बोलता हूँ। मतलब जब मैं जागा हूं तो एक आध दफा बोल ही देता हूं, लेकिन नींद में तो डेफिनेटली बोलता हूं। जब दंगल आपको ऑफर हुई थी, तो जब कहानी सुनाई गई जिसमें था कि जो कैरेक्टर वो बहुत मोटा है, बाल सफेद है, हाँ। तो आपने कहा कि ऐसा लगता है कि सलमान और शाहरुख ने मेरा करियर बर्बाद करने के लिए कहानी भेजी है। आप सही कह रहे हैं, मैंने मजाक में ये कहा था, लेकिन वो मजाक है। मैंने उनसे पूछा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए थे, तो मैंने कहा ये आप लोगों को ये कहानी भेजी है, इसके मैं इस वक्त, मेरी धूम 3 उसी वक्त रिलीज हुई थी, पीके शायद रिलीज हो गई थी। तो मैंने कहा नितेश जी से, मैंने कहा नितेश जी इस वक्त क्या है, लोगों को बड़ी गलत फहमी है, उनको लगता है मैं 30-35 का हूँ, उनको मेरी असली एज पता नहीं है, और आप जो फिल्म बना रहे हैं ना, अगर मैं वो कर लूँ तो मेरी असलियत उनके सामने आ जाएगी, उनको रियलाइज हो जाएगा कि ये एक्चुअली 55 का है, ये बूढ़ा आदमी है भाई, 4 बेटियों का बाप, ऐसे जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर। तो इसलिए इस लिहाज से मैंने एज अ जोक कहा था कि यार आप लोग आपको सलमान शाहरुख ने तो नहीं भेजा कि यार उसको दंगल तो फिर उसको आउट कर देते हैं, इसको हटाओ यार। तो एज अ जोक। लेकिन आपको क्या वाकई में कभी लगा नहीं कि ऐसा रोल करके जिसमें आदमी बहुत दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, उम्र ज्यादा दिख रही है, मोटा है, बेटियों का बाप है, ऐसा रोल करके जो हीरो की इमेज है उसको नुकसान होगा? जी, मुझे ये डर था, और तभी मैंने नीतीश जी से भी कहा कि हम एक काम करते हैं कि यार मेरी स्टारडम ऐसा ना हो कि लोग देख के शायद अब इतना मोटा हो गया है, बूढ़ा लग रहा है, मेरी स्टारडम में शायद कुछ असर आए, एक इंसान सोचता है। तो मुझे भी डर था ये शायद हो, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप ये फिल्म 5 साल बाद बना दीजिए, 7 साल बाद बना दीजिए। तो वो तैयार भी हो गए, उन्होंने कहा मैं आपके लिए रुकूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये फिल्म करें। लेकिन चक्कर क्या है ना रजत जी के, जब कोई कहानी मेरे दिल को छू लेती है ना, मेरे खून में उतर जाती है, और इतनी अच्छी कहानी थी और उसका थीम इतना अच्छा था। हम अपनी बेटियों के बारे में बता रहे हैं कि हमारे देश में जो बच्चियां हैं उनको हमें गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें वही चीज़ें देनी चाहिए जो हम अपने बेटों को देते हैं। तो वो उसका मैसेज इतना अच्छा था, उसकी कहानी का जो इतनी अच्छी कहानी थी,
तो मुझे लगा कि यार अब मेरा करियर ख़त्म होएगा तो हो जाए। डर था मुझे, ऐसे नहीं है कि डर नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी चीज़ हो गई थी कि मैं ये फिल्म करूं। वो मैं दीवाना हो गया था उस कहानी के लिए। वो मेरे खून में, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे खून में उतर गई थी वो कहानी, तो मुझे करनी ही करनी थी। तो मैंने फिर निर्देश जी को दोबारा बुला के बोला, देखिए 5 साल 7 साल भूल जाइए, हम फौरन शुरू करते हैं। लेकिन जब आप किसी रोल के दीवाने हो जाते हैं तो क्या करते हैं? आशुतोष गोवारिकर के साथ जब लगान कर रहे थे आप, जी तो वो आपसे कहते थे कि सुबह शेव करके आओ, हाँ, और आप कहते थे नहीं करूँगा। अरे हमारे बड़ी बहस हुई उस पर। आप लोग खुद बताइए, फिल्म बन रही है जिसमें हम ये कहानी बता रहे हैं कि वहां पानी नहीं है, और ये बंदा रोज सुबह शेव करके आ रहा है। तो मैंने आशु को बोला, मैंने आशु यार पब्लिक बोलेगी कि अब चलो पब्लिक तो बाद में, मैं बोले हमारे जो गांव वाले हैं जो मुझे रोज सुबह देखते हैं, वो बोले कि भैया भुवन, तुमको ये पानी कहां से मिलता है जो तुम शेव करके आते हो, हमें भी बता दो कौन सा कुआं है भाई। तो मैंने कहा ये इलॉजिकल चीज है, और आशु ने कहा देखिए मैं लॉजिक में नहीं जा रहा हूं, मुझे आप ऐसे अच्छे लगते हैं, तो वो सब मैं सोच नहीं रहा हूं, आप प्लीज यही करिए आप। तो मैंने, अब डायरेक्टर जो बोल रहा है मैं करता हूं। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देख के किसी ने ये बात नहीं कही कि आप रोज शेव कैसे कर रहे हैं, वहां तो पानी नहीं था। ये किसी के ध्यान में नहीं आया। तो एक्चुअली आशु करेक्ट था, मैं गलत था। ही सेड आप लॉजिकली देख रहे हो, आप लॉजिकली मत देखो, मैं चाहता हूं कि भुवन एक ऐसा लगे मेरे लिए। तो उसमें भी मैंने थोड़ी चीटिंग की। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह सुबह शेव नहीं करता था क्योंकि फिर वो एकदम ज्यादा चिकना लगता हूं मैं। तो मैं क्या करता था कि मैं रात को शेव करता था ताकि अगले दिन सुबह तक 12 घंटे निकल जाएं, तो थोड़ा सा एक उसमें वो एकदम क्लीन ना हो। तो इतना मैं करता था कि। तो आपको अच्छा दिखने का बिल्कुल शौक नहीं है? नहीं, मुझे किरदार दिखने का शौक है, जो मेरा किरदार है, जो कहानी की रिक्वायरमेंट है, जो एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा एक्साइटमेंट होता है कि आप जब मुझे अगली बार देखें आपको लगे कि ये अलग आदमी है यार, ये पिछली फिल्म में तो ऐसा था, अभी ऐसा है। निकुम सर ऐसा था, इतना संवेदनशील, ये 3 इडियट्स में एकदम अलग हो गया, पीके में एकदम अलग हो। आपको लगना चाहिए यार ये क्या है, ये कौन सा जादू है, ये आदमी क्या क्या, ये मैं चाहता हूं। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस किरदार में एकदम खो जाऊं और समा जाऊं, तो लोग जब मुझे देखें तो वो आमिर खान ना देखें, उनको लगे ये महावीर फोगाट है, बस। आपने कैसे कैसे रूप बदले, कुछ तस्वीरें मेरे पास में, क्योंकि आपने ये बात कही है, मुझे लगता है वो लोगों को दिखानी चाहिए। एक एक करके हम दिखाएं कि किस किस कैरेक्टर में कैसे दिखे। ये रंगीला। हाँ, ये मंगल पांडे, ये दिल चाहता है, गजनी, 3 इडियट्स, धूम 3, पीके, दंगल, ये लाल सिंह चड्ढा, और अब सितारे ज़िंदा। ये देखिए लगान का लुक, ये तलाश, ये फना। हाँ, ये वो है ना, ये अपना डेली बेली में जो आखिर में गाना आता है। जब एक साथ देखते हैं तस्वीरों को तो पता चलता है कितने अलग अलग कैरेक्टर निभाए और कैसे कैसे रूप आपने बनाए। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी, ज्यादा गेटअप नहीं है इसमें कि मैंने विग पहन ली है या कुछ बड़ा सा कुछ फेस पे कुछ कर लिया है। मैं चाहता हूं कि वो मैं ही रहूं, लेकिन उसमें एक बदलाव आए। वो जो बदलाव है वो अंदर से होना चाहिए। आप अंदर से बदलते हो, फिर आप बाहर से बदलते हो। आमतौर पर तो जो स्टार्स हैं उनको लगता है भाई मेरा लुक इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाँ, सारे जो स्टार्स आमतौर पे हैं वो चाहते हैं कि, और अच्छी बात है क्योंकि ऑडियंस भी चाहती है कि हमारे स्टार्स जो हैं वो खूबसूरत लगें, वो हैंडसम लगें, हमारी हीरोइंस खूबसूरत लगें। हमें अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं अमित जी को देखता था, विनोद खन्ना को देखता था, मुझे अच्छा लगा, अरे यार कमाल लग रहे हैं विनोद जी, क्या लगते थे, क्या चलते थे, दत्त साहब, ये सारे हीरोज़ हैं। तो लेकिन मेरा जो क्रिएटिविटी का जो चक्कर है उसमें ये सब चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। मुझे भी अच्छा लगना है रजत जी, लेकिन चक्कर क्या है कि मुझे वो रोल में मुझे कैरेक्टर लगना है। तो और उसके अलावा भी मेरा ध्यान रहता नहीं है मेरे बाल पे या कपड़ों पे। तो अक्सर मैं
बहुत ही कैजुअली ड्रेस्ड होता हूँ। मुझे पता है कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो एक दफ़ा एक कपड़ा पहनते हैं, वो दोबारा नहीं पहनते। ये पता है आपको? एक दफ़ा पहन लिया दोबारा नहीं पहनते। मैं बड़ा मिडिल क्लास किस्म का बंदा हूँ, तो मुझे लगता है एक दफ़ा पहन के क्या फेंक दूँ मैं? मतलब क्या करूँ यार, ये क्या ये इतना अच्छा शर्ट है, मैं क्या इसको फेंक दूँ? अब इसको दोबारा नहीं पहन सकता। तो मुझे वो बड़ा ऑर्डर, तो मैं ऐसे अपने फॉलो करता हूँ। मुझे जो टी शर्ट अच्छी लगती है, आपको ताज्जुब होगा, मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो 20-20 साल 25-25 साल पुराने हैं, और मेरा एक जज्बाती लगाव है उनके साथ, जुड़ाव है, तो मैं वो आज भी वही पहनता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा फट भी जाते हैं, आपने देखा होगा फोटोज में, कई मेरे टी शर्ट्स हैं वो थोड़े यहाँ वहाँ से फट जाते हैं, फिर मैं उनको रिपेयर करता हूँ, रफू वफू करते हैं ना अपन, तो बट मैं छोड़ता नहीं उनको, मैं साथ में ले जाता हूँ अपने कपड़े। अब ये भी सच है कि एक दिन आपने कह दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूँगा। हाँ, एक ऐसा वक्त आया था। मेरा क्या है कि 18 बरस की उम्र से मैं फिल्मों में हूँ। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम शुरू किया था, उसके 4 साल बाद मैं एक्टर बना। तो हुआ ये कि 18 बरस की उम्र से ये जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, जो मेरा सफ़र शुरू हुआ है, वो इतना मैं इस सफ़र में खोया हुआ था, इस पागलपन में, इस मैजिक में, इस जुनून में, इस नशे में क्रिएटिविटी के, कि इतने साल निकल गए, मैं 56 का हो गया हूं, और अब कोविड की वजह से मैं घर में बैठा हूं अकेले, और मैं सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी कैसे बीती है। और ये कोविड की वजह से हुआ है। अगर कोविड नहीं आता तो मैं उसी रफ्तार में फिर आगे भी बढ़ता। कोविड की वजह से मुझे जबरदस्ती घर पे बैठना पड़ा। और जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि यार ये आमिर, तूने ये क्या किया? तेरे जो फैमिली हैं, बच्चे हैं, अम्मी हैं, भाई बहन हैं, ये इनको आपने इतने सालों में इतना, मतलब आपने वक्त ही नहीं दिया है। और आप वक्त देते भी थे, आप उनके साथ रहते भी थे, आपका ध्यान कहीं और होता था। तो ये जब मैंने सोचना शुरू किया और रियलाइज करना शुरू किया, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ रजत जी, और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे गिल्ट फील हुआ कि मैंने यार अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया, अपने फैमिली के साथ ठीक नहीं किया, ये नशे में मुझे नहीं रहना चाहिए था। तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया मुझे, क्योंकि वो वक्त वापस नहीं आएगा। तब तक मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, आयरा और जुनैद। आयरा शायद 23 बरस की थी, जुनैद 28 बरस के थे, तो इस बात को 4 साल हो गए। तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार, जब मैं काम के नशे में, इस क्रिएटिविटी के नशे में खोया हुआ था, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आयरा जब 4 साल की थी या 5-6 साल की थी, तो उसके मन में क्या विचार थे, उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी, उसके क्या सपने थे, उसके क्या डर थे, व्हाट वर हर इनसिक्योरिटीज, व्हाट वर हर ड्रीम्स, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ मैं वक्त बिताता था। उनके आशुतोष के क्या ड्रीम्स हैं मुझे पता है, आशुतोष की क्या इनसिक्योरिटीज हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चों की मुझे नहीं पता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि ये मैंने कैसे किया और कैसे हो गया मुझसे ये। तो मैंने उस वक्त फैसला किया कि अब इसके बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूंगा। मैं अब जो है मैं पूरा वक्त जो है अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा, अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। हो गया मेरी, अच्छा ये लाल सिंह के बीच में था क्योंकि कोविड आ गया था, हमारी लाल सिंह आधी बन चुकी थी, एग्जैक्टली 50% पे थे हम, आधी फिल्म बाकी थी। तो मुझे बहुत अपने आप पे गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब, लाल सिंह मेरी आखिरी फिल्म है, इसके बाद में कोई फिल्म नहीं करूंगा मैं। फिर ये बात मैंने अपने परिवार से कही और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि भाई मैं नहीं था,
तो उन्होंने भी मुझे दिलासा दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं अपने आप पे, आप काफ़ी मतलब अच्छे बाप हैं और बापों के मुकाबले आपने ठीक ठाक ही किया है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कम किया है। तो फैमिली में मैंने सबको बता दिया था कि ये मेरी आखिरी फिल्म है, तो मैंने छोड़ दिया था, वाकई मैंने छोड़ दिया था। और कमाल की बात यह है कि उससे पहले मैंने जो मैं अब फिल्म मेरी आ रही है सितारे ज़मीं पर, उसकी कहानी सुन के मैं प्रसन्ना जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनको मैं हाँ कर चुका था, प्रसन्ना को मैं हाँ कर चुका था, क्योंकि हम लोग फिल्म पहले से प्लान करते हैं, उसका प्रेप होता है, और हमको पता भी नहीं था कि कोविड आने वाला है, तो कोविड में हम लोग की इतना वक्त निकल गया था। लेकिन वो फिल्म तब तक लॉक हो चुकी थी, प्रसन्ना के साथ मैंने डन कर दिया था कि हम फिल्म करेंगे। तो करीब एक 6-8 महीनों के बाद मैंने सोचा यार अब प्रसन्ना को मुझे बता देना चाहिए, तो मैंने उसको चेन्नई से बुलाया और मैंने प्रसन्ना को बैठा के मेरी ये सोच थी कि आज मैं उसको बता दूंगा कि भाई मैं फिल्में छोड़ चुका हूं, तो आप इस फिल्म में किसी और को ले ले, मैं तो ना प्रोड्यूस करूंगा ना एक्ट करूंगा। उस दिन सुबह को मेरे बच्चों ने मुझे बैठाया, जुनैद और आयरा, और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं कि आपने हमारे साथ वक्त नहीं बिताया, और हमें अच्छा लगता है कि आपके मन में ये विचार आया हमारे लिए। तो उस सुबह उन्होंने वाइट बोर्ड लिया और उसने लिखा कि अगत्सू में हम नंबर 1 ये जैसे करके 12 चीज़ें उसने लिखी, और मुझे पूछा कि इन 12 में से आप कौन सी चीज़ें करने वाले हो। तो मैं बोला ये नंबर 1, नंबर 7 एंड नंबर 9, ये 3 चीज़ें मेरी जिम्मेदारी होंगी। तो उन्होंने कहा इसमें आपका वक्त कितना जाएगा, तो मैंने कहा 15%, ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा इन चीज़ों में। तो उन्होंने कहा 85% आप क्या करने वाले हैं, बाकी का वक्त आप क्या करने वाले हैं। मैंने कहा मैं आप दोनों के साथ बिताऊंगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ा उन्होंने कहा नहीं इतना वक्त, अभी 6-8 महीने हो गए, आपने इतना वक्त हमारे साथ बिताया, इतना वक्त हमने जिंदगी भर आपके साथ नहीं बिताया, और आपको शायद लगे कि 24 घंटे आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम 24 घंटे आपके साथ रहें हमारी भी जिंदगी है। और जुनैद ने मुझसे कहा कि पापा आप तो इतने एक्सट्रीमिस्ट हो कि आप अगर फिल्म कर रहे हो तो पागलों की तरह बेतहाशा फिल्में ही कर रहे हो और कुछ आपको सूझ नहीं रहा है। अब आपको लगा कि मुझे फिल्म नहीं करनी, तो आप इस तरफ जा रहे हो, पेंडुलम होता ना घड़ी का पेंडुलम, अब आप इस तरफ पहुंच गए हो कि मुझे एक फिल्म नहीं करनी, मुझे फिल्में छोड़नी। ये क्या बचपन है आपका, इतने एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो सकते हो। एक बीच का भी जगह होती है जो हम बोलते हैं ना मॉडरेशन, कि आप हर काम करो लेकिन एक्सट्रीम नहीं करो। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ये आप गलत कर रहे हैं। और किरण ने मुझे बताया, किरण तो रो पड़ी जब मैंने कहा कि मैं छोड़ रहा हूं फिल्में, तो किरण ने रोने लगी। तो मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो, मैं तो अभी और हम वक्त बिताएंगे साथ में। तो किरण ने कहा नहीं आप समझ नहीं रहे हो, आप यू आर अ चाइल्ड ऑफ सिनेमा। अगर आप फिल्में छोड़ रहे हो तो आप हमको भी छोड़ रहे हो, आप सब कुछ छोड़ रहे हो, तो आपने तो ये नहीं करना चाहिए आपको। तो वो तीनों ने मुझे बहुत समझाया। जिनको मैंने कम वक्त दिया था फिल्मों की वजह से, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप मत छोड़ो, आप करो और बैलेंस करके करो। और जिन लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आपको प्यार दिया, इतना बड़ा स्टार बनाया, उनको तो प्रॉमिस कर दीजिए अब कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको आपके शो पे आज कह सकता हूं कि हाँ, मैं कभी अपनी फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगा, ना मैं मैं आज जो कुछ भी हूं, वो जो कुछ भी मैं हूं, वो मेरे दर्शकों के प्यार से मैं आज यहाँ बैठा हूं आपके सामने। और जो मुझे प्यार और इज्जत मिली है, मैं उसका इतना शुक्रगुजार हूं। कितने लोग होते हैं जो वो काम कर सकते हैं जो उनके मन का हो, और उनको कामयाबी भी मिले, उनको इज्जत भी मिले, उनको प्यार भी मिले। तो मैं बहुत हाथ जोड़ के ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ये सब कुछ मिला है। इस देश ने, इस धरती के लोगों ने मुझे ये सब दिया है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने
परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं और आपके जो ऑडियंसेस हैं उनको भी आपने भरोसा दिया है। अच्छा काम आपने किया है, लेकिन मेरे पास अभी इल्ज़ाम और हैं। आपकी अदालत में अगला इल्ज़ाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार आमिर खान पर आरोप है कि ये हमेशा उल्टे रास्ते पर चलते हैं। अब देखिए, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई। जी जी जी। आपको सबने समझाया कि अब भाई कोई एक्शन फिल्म करो जो हिट हो जाए, जी, जो आजकल फिल्में चल रही हैं। जी। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं तो कॉमेडी करूंगा। मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, आपका इल्ज़ाम सही है, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, मैं अपने दिल से जाता हूँ। और जब ये कहानी मेरे सामने आई तो मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। एक तो ये आपको बड़ा हंसाती है, आपका मनोरंजन करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके दिल को छू लेती है। ये इतनी गहरी बात कहती है, इतनी ज़रूरी बात कहती है, इंसानियत की बात कहती है, और बहुत ही बड़ी अच्छे तरीके से कहती है। तो मुझे लगा यार ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, मुझे करनी है। अब हुआ क्या कि लोगों ने कहा कि आजकल जो है कोविड के बाद लोग एक्शन फिल्में ही देखते हैं, थिएटर में सिर्फ एक्शन फिल्में ही चलती हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ यार, मुझे अपनी ऑडियंस पे पूरा भरोसा है। मुझे नहीं लगता ऑडियंस बार बार सिर्फ एक्शन देखना चाहेगी, बार बार सिर्फ एक्शन देखना चाहेगी। मैं नहीं मानता हूँ। और दूसरा ये कि मैं भी क्रिएटिव इंसान हूँ, मेरे अंदर से जो काम, जैसे मैंने एक्शन फिल्में भी की हैं, मैंने हर जॉनर की फिल्में की हैं, लेकिन ये जो मैं अब फिल्म मेरी आ रही है सितारे ज़मीं पर, ये मेरे खून में उतर चुकी थी इसकी कहानी। अब जब तक मैं करूं नहीं, वो जब तक मेरे अंदर से बाहर नहीं निकले, मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये मेरी मजबूरी है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है हमारे समाज के लिए। रजत जी, आप सोचिए कि हमारे समाज में जो लोग, पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली एटिपिकल, न्यूरोटिपिकल, तो उनकी जिंदगी बचपन से क्या होती है, हम लोग 2 सेकंड उस पर ध्यान देते हैं। अभी हम सब 8 साल 10 साल की उम्र से गुजर के यहां तक पहुंचे हैं। आप सोचिए कि आप 8 साल के हैं और स्कूल में बर्थडे पार्टी है या बिल्डिंग में बर्थडे पार्टी है और सारे बच्चों को बुलाया गया, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया क्योंकि आप डाउन सिंड्रोम हो। और ये सिर्फ एक दफा नहीं होता, हर दफा होता है। तो उस बच्चे का हमको सोचना चाहिए कि उसको क्या फील होगा। उसने कोई पाप किया है, उसने क्या किया है, उसने कोई गलत काम किया है, क्या किया है उसने? उसका तो फॉल्ट भी नहीं है। ये मैं पैदाइशी ऐसा हो सकता था, आप पैदाइशी ऐसे हो सकते थे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। अब उसको एक तो तकलीफ है, ऊपर से हम उसको अलग कर रहे हैं और जिंदगी भर अलग कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। हमारा इतना कमाल का देश है भारत, हमें इस चीज को चेंज करना चाहिए। हम लोग इमोशनल लोग हैं। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। हर आदमी इंसान है, हर आदमी के जज्बात हैं। तो कोई भी हिंदुस्तान में, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 2047 तक हमको वहां तक पहुंचना है कि हर आदमी, दिव्यांग जन जो है, वो हम सब जो सपोज टू बी नॉर्मल, सपोज टू बी दिव्यांग जन, हम सब एक साथ आगे बढ़े। ये उनका बयान है और ये उनकी कोशिश है जो वो लॉ भी लाए हैं, दिव्यांग जनों का लॉ लाए, ताकि हमारे देश में वाकई इंक्लूजन हो। देखिए होता क्या है कि जब स्कूल में बच्चे को हम एडमिशन दिलाते हैं तो तब से ये हम फर्क कर देते हैं कि यार ये बच्चे जो हैं वो स्पेशल स्कूल में जाएंगे और ये नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, ये स्पेशल स्कूल में जाएंगे। इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो इन बच्चों को आप, उनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको अलग आप रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आने नहीं दे रहे हैं। दूसरा, जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, सपोजिटली जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनका आप सोचिए कितना नुकसान कर रहे हैं रजत जी। उनको भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठे जो शायद न्यूरो एटिपिकल हो, जो डाउन सिंड्रोम हो, ऑटिस्टिक हो। उनको भी संवेदनशील होना वो सीख सकते हैं, एम्पैथी सीख सकते हैं, केयरिंग सीख सकते हैं, उनकी मदद करना सीख सकते हैं। हाथ पकड़ के दोनों लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वो बच्चा अगर मान लीजिए एग्जाम में फेल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? हम कौन सा, हमने 10वीं पास करके हम साइंटिस्ट बन गए यार? किसी को याद है A+B² = what? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को।
a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कितना है आपने कभी लाइफ में यूज किया है? कभी इस्तेमाल किया है आपने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो आंसर आता है हमारा, कभी इस्तेमाल नहीं किया है ना। तो अगर वो बच्चे को नहीं आता, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं आता, उसको शायद थोड़ा वक्त लगेगा। आपको 2 मिनट लगता है चीज समझने में, उसको 4 मिनट लगता है। बस हमको थोड़ा पेशेंट होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे होता क्या है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम इतने अलग हमको रखा जाता है कि जब हम किसी को मिलते हैं जो हमसे थोड़ा अलग हो, जो डाउन सिंड्रोम हो, जो ऑटिस्टिक हो, हम उससे बात भी नहीं कर पाते। हमको डर लगता है कि कैसे बात करूं, ये क्या, कैसे ऑकवर्ड, हम ऑकवर्ड हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। तो ये न सिर्फ प्रधानमंत्री का ये ऐलान है कि बाय द टाइम वी रीच 100 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ये सब हमको पीछे छोड़ देना चाहिए। एज एन इंक्लूसिव सोसाइटी हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस टॉपिक पे तो ये फिल्म बनी है। अब आप बोलिए कि मैं ये नहीं करूं, मैं एक्शन फिल्म करूं, सोचिए आप। आमिर, ये फिल्म मैंने देखी है और ये वाकई में कमाल की फिल्म है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया और आपने जो एक्टिंग की है वो तो वाकई में लाजवाब है, बेहतरीन है। मैं तो हर दर्शक से कहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि इस फिल्म में आपने जिस तरह से इस सब्जेक्ट को लिया, और आप उस फिल्म में एक जगह आप कहते हैं कि हम इन बच्चों को बुद्धि से कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ये हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। हम इन्हें सिखाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। इन्होंने मुझे सिखाया। हाँ, बिल्कुल सही। एक्चुअली ये मेरे लिए तारे ज़मीं पर का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 जो हम कहते हैं। और कहानी अलग है, किरदार अलग हैं, लेकिन थीम वही है। ये फिल्म तारे ज़मीं पर से 10 कदम आगे जाती है। तारे ज़मीं पर में जो मेरा किरदार था निकुम सर का, वो बड़ा संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव, केयरिंग आदमी था। इस फिल्म में गुलशन जो है वो बड़ा बदतमीज़ है, उसकी ज़बान कड़वी है, वो लोगों से झगड़ा करते रहता है, वो किसी का लिहाज नहीं रखता, उसको लगता है हमेशा मैं ही सही हूँ। दारू पी के पुलिस की गाड़ी ठोक देता है और पुलिस वाले को बोल रही है कोई जगह पार्क करने की। तो मतलब वो हमेशा सोचता है कि मैं ही राइट हूं भाई, दुनिया गलत है। तो ये मेरा एकदम ऑपोजिट ऑफ निकुम सर है। और उस फिल्म में एक टीचर ने स्टूडेंट को हेल्प किया था। इस फिल्म में स्टूडेंट्स जो है वो टीचर को सही रास्ता दिखाते हैं कि सही अच्छा इंसान बनना क्या होता है। और हंसते हंसते ये फिल्म कब गुजर जाती है, वो फिल्म रुलाती है, ये फिल्म आपको हंसाती है। तो ये मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। मुझे इतनी खुशी है कि आपको फिल्म ये पसंद आई है, आपने देखी है, और मेरी यही उम्मीद है कि हमारी देश की ऑडियंस इस फिल्म को देखे। और लेकिन आप इस फिल्म को सिर्फ थिएटर में रिलीज करेंगे? हाँ, OTT पर नहीं? जी, मैं उसके खिलाफ हूँ। देखिए, मैं बड़ा लॉयलिस्ट हूँ थिएटरों का। मैं आज जहाँ बैठा हूँ वो सिनेमा हॉलों की वजह से बैठा हूँ आपके सामने, थिएटर्स की वजह से बैठा हूँ आपके सामने। मैं अपनी पीठ नहीं मोड़ सकता। मैं थिएटर के लिए, सिनेमा के लिए अपनी पीठ नहीं मोड़ सकता। तो आज जो वक्त है, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। हम लोग इतना हमने छोटा विंडो कर दिया है, इतना छोटा विंडो कर दिया है कि कोई भी आदमी, मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये आप मेरे से ग्लास खरीद लो भाई, और अगर आप नहीं खरीदते हो तो 8 हफ्ते बाद मैं आपके घर पे छोड़ जाऊंगा। तो क्यों खरीदोगे आप मुझसे ग्लास? यही हो रहा है ना फिल्मों में आज के डेट में कि भाई आप फिल्म देखने आ जाओ, नहीं आओगे तो हम आपके घर में आ जाएंगे। तो फिर आ जाओ भाई घर में, हम क्यों आए थिएटर में? से होगा क्या कि तो फिर थिएटर का पूरा धंधा ही खत्म हो जाएगा। थिएटर, ये बहुत दुख की बात है। हम सब बड़े हुए हैं थिएटरों में फिल्म देख के। एक थिएटर का मैजिक होता है, उसका एक जादू होता है। अंधेरा होता है, आप 300-400 लोगों के साथ बैठ के हंसते हैं, आप 300-400 लोगों के साथ बैठ के रोते हैं। अगर फिल्म पसंद नहीं आई तो 3-4 लोगों के साथ मिलके हम गाली देते हैं। जो भी है, जो इट इज अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस, कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, उसका अपना अलग मजा होता है। अब मैं अकेले बैठ के देख रहा हूं, क्या फायदा? तो मेरा ये मानना है कि वैसे तो आप जैसे देखना चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो विंडो बहुत कम है। तो मैंने OTT चैनल्स के काफ़ी ऑफर्स आए मुझे, तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ कही, आप 6 महीने बाद मेरी फिल्म लगा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो करने को तैयार नहीं। काफ़ी पैसा ऑफर कर रहे हैं, 60 करोड़, 125 करोड़। जी, किया तो था, लेकिन मैंने उनसे ना कर दिया। मैंने आपको पैसा अच्छा नहीं लगता? नहीं, पैसा अच्छा लगता है और हम सब कमाना चाहते हैं मेहनत से, लेकिन
ये मुझे गलत लगता है। मुझे लगता है कि मैं गद्दारी कर रहा हूँ अपने इंडस्ट्री के साथ, अपने थिएटरों के साथ, अपने सिनेमा हॉलों के साथ, और मुझे ये मंजूर नहीं है। तो चाहे कितना, मैंने कहा था ना, मैं इम्प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझे भरोसा है कि ये फिल्म थिएटर में चलेगी और जो हमने मेहनत की है, जो हमने पैसा लगाया, वो थिएटर से ही वापस आएगा, ये मेरा भरोसा है। और मुझे ना सिर्फ ये, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है। मेरी ऑडियंस मेरी फिल्म थिएटर में आज तक देखती आई है और वो थिएटर में ही देखेगी मेरी फिल्म, ये मुझे पूरा भरोसा है। और हमारे देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं, बहुत सारे परिवारों में, बहुत परिवारों में ये हैं, लोग उसको छुपा के रखते हैं। अब वक्त आ गया है, फिल्म देखने के बाद में लोग उसको डिस्प्ले करेंगे, बताएंगे ये हमारा देखो ये हमारा बच्चा। मैं चाहता हूं कि इस फिल्म के बाद लोग अपने, जो हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको हम खुशी खुशी हम उसको। और आपने जो रोल किया है वो वाकई में बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था। एक तरह से नेगेटिव है वो। बच्चे आपको हर थोड़ी देर में आपको कुछ सिखा रहे हैं, हर थोड़ी देर में आपको गलत साबित कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मुझे बड़ा मजा आया ये फिल्म करके, बहुत मजा आया। इन बच्चों के साथ काम करके इतना मजा आया मुझे। तो ये लोग किसी तरह की, इनकी कोई ट्रेनिंग तो थी नहीं एक्टिंग की? नहीं, इनमें से जो 10 हैं, इनमें से एक बंदा जो है वो केरला का है, वो मलयालम की 1 या 2 फिल्में कर चुका है। लेकिन बाकी जो 9 हैं ये एक्टर नहीं है, ये आम लोग हैं। दे आर पीपल हु आर न्यूरो डाइवर्जेंट। कोई डाउन सिंड्रोम है, कोई ऑटिस्टिक है, स्पेक्ट्रम पे है। तो ये पहली दफा काम कर रहे हैं और पहली फिल्म कर रहे हैं ये लोग, और इतना कमाल का काम किया है। तो इनको कोई खास मदद की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये टीवी पे बोल सकता हूं कि हम कास्टिंग प्रोसेस करते हैं, ये भी कास्टिंग प्रोसेस से गुजरे। उसके बाद हम वर्कशॉप्स और रिहर्सल्स करते हैं, जैसे मैं करता हूं। इन्होंने भी वर्कशॉप्स और रिहर्सल्स की, लाइन याद करना वगैरह वगैरह। उसके बाद हम सेट पे आते हैं शूटिंग करने के लिए। 1 मिनट ज़ाया नहीं हुआ इनकी वजह से, 1 मिनट ज़ाया नहीं हुआ इनकी वजह से। ये मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल फ़र्क ही नहीं नज़र आया। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि यार इनके साथ आपको दिक्कत हुई होगी, काम में वक्त लगा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इनकी वजह से जो सेट का जो माहौल है वो इतना बदल जाता है। वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, दे आर वेरी लविंग, इतने खुश होते हैं और काम करने को जोश लेके आते हैं। एकदम टीम प्लेयर्स हैं, इतने एक्साइटेड हैं कि हम फिल्म कर रहे हैं। आमिर, मेरी शुभकामनाएं हैं ये फिल्म सफल हो। सिर्फ आपके लिए नहीं, देश के लोगों के लिए फिल्म बहुत ज़रूरी है। और ये जो सपना प्रधानमंत्री देखा है उसके लिए फिल्म बहुत ज़रूरी है। तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार आमिर खान पर। हमने आमिर से पूछा उनकी देशभक्ति के बारे में, धर्म को लेकर उनकी राय के बारे में। हमने आमिर से पूछा उनकी फिल्मों के बारे में, उनके गुस्से के बारे में, उनके झगड़ों के बारे में, उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में। और अच्छी बात है कि आमिर ने हर सवाल का खुलकर जवाब दिया, कोई सवाल डक करने की कोशिश नहीं की। हंसी भी आई, आंख में आंसू भी आए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर रॉय के फैसले का। अदालत का फैसला ये है कि जहां एक और रजत जी ने बहुत ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से तीखे और पेचीदा सवाल पूछे, और कुछ सवाल तो ऐसे थे, उन्होंने आमिर खान को इतना भावुक कर दिया कि इनको आगे बढ़ना ही मुश्किल हो रहा था। और दूसरी ओर जवाब देने के लिए जो हमारे बिल्कुल मंझे हुए कलाकार, जिनकी अदाकारी और दुनिया में एक ख़ास मुकाम है, सुपरस्टार हैं, बहुत सूझबूझ और जिम्मेवारी के साथ और सामाजिक संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए अपने पूरे 35 साल का जो इनका तजुर्बा है उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे जवाब भी दिए। एक इंसान को जिसके पास 140 करोड़ लोगों की फॉलोइंग हो, उनका प्यार हो, उसको मुझे नहीं लगता कि देशभक्ति को साबित करने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता है। अदालत इस बात का भी संज्ञान लेती है कि ये नहीं सिर्फ एक उम्दा कलाकार हैं, परंतु अपने सामाजिक दायित्व को भी बखूबी समझते भी हैं, निभाते भी हैं।
मैं आप लोगों को याद दिला दूं, और ये इन्होंने खुद भी कहा है कि 2012 में जब इन्होंने सत्यमेव जयते का प्रोग्राम शुरू किया था, तो उसमें जो हमारे समाज के अंदर रूढ़िवादी कुरीतियां हैं उनको उजागर करने के लिए एक मंच से साझा करके समाज में काफ़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। उसमें कहीं से भी किसी प्रकार का धार्मिक एंगल नहीं था। 2016 में इन्होंने पानी फाउंडेशन जो बनाया, जो कि पैन महाराष्ट्र में काम करता है। किसानों के जो किसान सूखे से जूझ रहे हैं उनकी हालात को ठीक करने के लिए उन्होंने ये फाउंडेशन बनाया। ये मेरे ख्याल से दो बहुत बड़े उदाहरण हैं जो कि किसी और कलाकार के साथ नहीं जुड़ते हैं। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आमिर खान को सभी प्रकार के जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उनसे बरी करती है।